ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। और मैं हूं प्रवीण यादव और स्वागत है आप सभी का आज की केमिस्ट्री क्लास में। ठीक है, तो जैसा कि कल की क्लास में हुआ था, कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर डाला था। आज आज से हमको एक नया चैप्टर शुरू करना था। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में आपको थोड़ी सी ये जानकारी मैं दे दूं कि आप लोगों का जो सिलेबस में फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन में पहले पेपर में आपका पहला यूनिट आता है परमाणु की संरचना एवं आवर्ती गुण। ठीक है, तो परमाणु की संरचना वाला जो चैप्टर था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती गुण के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये पहले ही यूनिट का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे उन विभिन्न प्रकार के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं जो अभी तक खोजे जा चुके हैं उनके जो परमाणु हैं उन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न प्रकार के परमाणु कक्षकों में किस प्रकार से होता है, हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, उसके पश्चात यह महसूस किया गया या अध्ययन की सरलता के लिए यह महसूस किया गया कि ये जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं अभी तक खोजे जा चुके जितने प्रकार से विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, इन विभिन्न प्रकार के तत्वों को क्या किया जाए, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए ताकि इनके अध्ययन में आसानी हो सके और इसके साथ ही इनके अध्ययन के द्वारा हम कुछ नए तत्वों की खोज भी की जा सके। ठीक है, तो इनके इसी अध्ययन को आसान बनाने के लिए इनको एक सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया गया और इसी को हम कहते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, तो वैसे तो आवर्त सारणी वैसे अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आवर्त सारणी आप लोगों ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी के विभिन्न रूप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आवर्त सारणी को विभिन्न प्रकार के तत्वों को सारणीबद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। ठीक है, डोब्रे नायर है, डोब्रे नायर ने अपना ट्रिक का नियम दिया था। उसके बाद मोस्ले ने नियम दिया गया। मोस्ले का जो नियम था, मोस्ले का था दीर्घ आवर्त सारणी रूप था। उसके बाद उससे पहले था मेंडलीफ का आवर्त सारणी था। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के आवर्त सारणी है जिसका अध्ययन आपने छोटी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आवर्ती गुणों के बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये है कि तत्वों के गुण। अब तत्वों के कौन से गुण, तो जो तत्व होते हैं वो विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं और इनके गुणों को हम मुख्य रूप से दो विभिन्न कैटेगरी में रखते हैं। पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये वो तत्वों की बाहरी संरचना के रूप में होती है
और जो बाहरी संरचना के कारण ही उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आवर्ती गुणों के अध्ययन से पहले सबसे पहले हम अभी का जो वर्तमान रूप जो प्रचलित है, आवर्त सारणी का जो वर्तमान रूप प्रचलित है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, वर्तमान का जो दीर्घ आवर्त सारणी रूप है, वर्तमान में आप जिस आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं वह आवर्त सारणी इसी आधुनिक आवर्त नियम के द्वारा सारणीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवर्त नियम क्या होता है। तो आवर्त नियम का सबसे पहले प्रतिपादन किया था मोसले ने। ठीक है, उन्होंने यह देखा कि जब धातुओं से प्राप्त एक्स किरणों की आवृत्तियों का क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, एक्स किरणों की उत्पत्ति हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोसले ने क्या किया, मोसले ने धातुओं की सतह से प्राप्त एक्स किरणों की आवृत्तियों का अध्ययन किया और इन आवृत्तियों के अध्ययन से उन्होंने यह पाया कि जो तत्वों से निकलने वाले एक्स किरणें होती हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं से निकलने वाली या विभिन्न प्रकार के तत्वों से निकलने वाली जो एक्स विकिरणें होती हैं, यदि उस एस विकिरणों की आवृत्ति को देखा जाए तो उस आवृत्ति का वर्गमूल हमेशा एक पूर्णांक के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने ये कहा कि मोसले ने धातुओं से निकलने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति का अध्ययन किया और उस आवृत्ति के अध्ययन से उन्होंने यह पाया कि एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल हमेशा एक पूर्णांक के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने एक समीकरण दिया, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह समीकरण था रूट ओवर न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, रूट ओवर न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर न्यू होती है एक्स किरणों की आवृत्ति जो विभिन्न प्रकार के धातुओं के सतह से उत्पन्न होती है। ठीक है, जेड होता है एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, कैपिटल जेड का मतलब यहाँ पर तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जेड होता है एक पूर्णांक संख्या जिसे हम बाद में उस परमाणु क्रमांक से कोरिलेट करेंगे कि वह परमाणु क्रमांक से कैसे कोरिलेट होता है। ठीक है, ए और बी सभी धातुओं के लिए एक स्थिरांक होता है। अब आप इस समीकरण में देखिए, यदि यहाँ पर ए और बी एक स्थिरांक है तब रूट ओवर न्यू सीधा निर्भर करेगा जेड के मान पर। ठीक है, वह सीधा समानुपाती होगा जेड के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यह जेड है, यह जेड एक पूर्णांक संख्या है जो किस पर निर्भर करता है, जो निर्भर करता है तत्व के परमाणुओं में उपस्थित मूलभूत कण पर। अब वह तत्व में उपस्थित मूलभूत कण क्या है, तो मूलभूत हम तीन प्रकार के कण हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में तीन प्रकार के मूलभूत कण पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है जेड का मान। ठीक है, और इस जेड को ही हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो जेड क्या होता है, जेड होता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। तब यहाँ पर इस समीकरण से यह निकल करके आया कि धातु की सतह से निकलने वाली एक्स किरणें, धातु की सतह से निकलने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल उस तत्व की परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, यही इस आवर्त नियम का मूल नियम है। अभी आप जो वर्तमान में आवर्त सारणी जो पढ़ रहे हैं, उस आवर्त सारणी का यही मूल नियम है। तो उस नियम में क्या कहा गया, उस नियम में यह कहा गया, उस नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था और उन्होंने यह बताया कि धातु की सतह से निकलने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल पर उस तत्व के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है, अर्थात एक्स किरणों की आवृत्ति उस तत्व के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, अब उन्होंने आगे और भी बहुत प्रकार के और भी उन्होंने बहुत सी उन्होंने खोजे की, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किए और उन रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, अभी अभी मैंने भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा किया था। भौतिक गुण किसके कारण होते हैं, भौतिक गुण उस तत्व के बनावट के कारण होती है, उस तत्व की बाहरी संरचना के कारण होती है, जबकि रासायनिक गुण उसमें उपस्थित मूलभूत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के कारण
न्यूट्रॉन पर निर्भर होता है। ठीक है, तो किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन कहने का मतलब ये है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें, हम क्या करें, हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में यदि व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, मोसले ने यहाँ पर एक नियम प्रतिपादित किया और उन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा ये बताया कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें तब क्या होती है, तब एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण एक निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं को दोहराते हैं, उनमें वैसे ही प्रवृत्ति दिखाई देती है जैसे पहले वाले तत्व में थी। ठीक है, इस प्रकार मोसले ने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा और जब परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा तब उन्होंने देखा कि जो तत्व है उसके निश्चित अंतराल पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता दिखाई देती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये कहा भी था कि मैंने विभिन्न प्रकार के तत्वों का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, आप सभी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो पूछिएगा। ठीक है, तो इसके लिए कल मैंने एक लाइव सेशन भी रखा था। कल इवनिंग में 4 से 5 के बीच में मैंने एक जियो मीट पे एक लाइव सेशन रखा था जिसमें वो था डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, तो मुझे बहुत ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें कोई भी स्टूडेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो मैं तो केवल तो उससे तो मैं केवल यही समझूंगा कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी यहाँ से वर्क दिया जाता है उस वर्क के बारे में आप बिल्कुल लॉयल होते हैं, अर्थात आप बिल्कुल सही तरीके से उस काम को करते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर समझता हूँ कि आपने जब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब पढ़ा होगा तब आपके भी मन में ये सवाल आया होगा कि वहां पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ परमाणुओं के लिए तो बिल्कुल समान होती है। ठीक है, ये भी हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होती है। ठीक है, तो यही इसी इसी चीज को अनुभव किया था मोसले ने और उन्होंने भी देखा था कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखें तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है। ठीक है, तत्व जो होती हैं उसके बाहरी कोश पर सबसे बाहरी कोश पर जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है वो समान होती है और इसी के कारण ही एक निश्चित अंतराल पर उनके गुणों में आवर्तीयता प्रकट होती है। और अभी अभी मैंने आपको कहा था कि तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जिस प्रकार से होती है वह तत्व भी उसी प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उस तत्व की इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम परमाणु क्रमांक से कोरिलेट कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक से कोरिलेट हमने पिछले चैप्टर में किया था कि किसी तत्व में उपस्थित कुल धनावेशों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा और उदासीन परमाणु में धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था एक जैसी है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में व्यवस्था भी उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो यही कारण था जिसमें यह बताया गया कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैंने ये जो एक लाइन कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये इस चैप्टर में जब तक हम शुरू से आखिर तक जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम इस नियम को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या नियम बताया, मैंने ये नियम बताया कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में समानता की पुनरावृत्ति होती है। और यह समानता में पुनरावृत्ति क्यों होती है, क्योंकि यदि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को
देखें तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में समानता आती है और इसी के कारण ही एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्व अपने गुणों में आवर्तिता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, कि अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आवर्त सारणी। जो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो कैसा होता है, तो देखिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो ये आवर्त सारणी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके केवल प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में, लेकिन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको इस आवर्त सारणी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको अगर मान लीजिए कोई डाउट है या कोई जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है तो उसको मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर आवर्त सारणी देख रहे हैं, तो यह जो आवर्त सारणी था ये मोसले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस आवर्त सारणी को बनाने में मोसले केवल एक ही वैज्ञानिक मोसले का ही योगदान नहीं था, बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान था। ठीक है, तो इसलिए इसे किसी एक वैज्ञानिक का नाम इसे नहीं दिया गया है, इसे केवल कहते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप ही इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आवर्त सारणी है इसमें आप बहुत सारे तत्व देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे तत्व दिख रहे हैं, लगभग 118 परमाणु क्रमांक तक के तत्व आपको यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तत्वों की व्यवस्था को देखें तो आप देख सकते हैं, खैर यहाँ पर जो हाइड्रोजन तत्व जो लिया गया है, हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन तत्व को आवर्त सारणी में अलग से रखा गया है। ठीक है, ये क्यों रखा गया है इसका कारण आप सभी ने छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे अगर कहा जाए तो हम हाइड्रोजन के स्थान को सबसे पहले वर्ग में और पहले आवर्त में हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। ठीक है, तो देखिए यदि हम इस आवर्त सारणी को देखें तो आपको कुछ खड़ी लाइनें और कुछ तिरछी लाइनें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी मतलब ऊपर से जो नीचे आ रही हैं, ऊपर से जो नीचे की तरफ जो कॉलम बना, ऊपर से नीचे की तरफ जो बना हुआ है उसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तब हम उसे कहते हैं वर्ग, और जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तब हम उसे कहते हैं आवर्त। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको समझ में आया? ये जो आवर्त सारणी है उसमें खड़ी लाइनें भी हैं और तिरछी लाइनें भी हैं। तो जो खड़ी लाइनें हैं ऊपर से नीचे की तरफ उसे हम कहते हैं वर्ग, और जो तिरछी लाइनें हैं जो बाएं से दाएं की तरफ जाती हैं उसे हम कहते हैं आवर्त। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ग और आवर्त में इस आवर्त सारणी को कितने वर्ग और कितने आवर्त में बांटा गया है। ठीक है, तो जो खड़ी लाइनें हैं, तो खड़ी लाइनें आप देख रहे होंगे टोटल संख्या में 7 है, मतलब सॉरी टोटल संख्या में जो खड़ी लाइनें हैं वो 18 हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। और आवर्त की यदि हम बात करें तो आवर्त कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं की तरफ जाने वाली। तो जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है या जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को 18 वर्ग और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। 18 वर्ग और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। ठीक है, और इन तत्वों को उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप बाएं से शुरू करिए। ठीक है, आपको कर्सर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये कर्सर दिखाई दे रहे हैं, तो इस कर्सर पर आप देखिए ये जो पहला और दूसरा ऊपर मैंने लिखा हुआ है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर का मतलब होता है समूह संख्या। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरू होता है, हालांकि यहाँ पर अलग से दिखाया गया है, लेकिन जो वर्ग 1 होता है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है। तो हाइड्रोजन से लेकर के फ्रेंशियम तक। ठीक है, पूरे पूरे सभी तत्वों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम।
ठीक है। कुल 7 तत्व इसमें होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और ग्रुप टू अर्थात वर्ग दो शुरू होता है बेरिलियम से, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो 6 तत्व होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वन के या समूह वन के 7 तत्व और ग्रुप टू के 6 तत्व, ग्रुप वन और ग्रुप टू, इन दोनों को ही हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस एस कक्षक में प्रवेश करता है। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, ठीक है। तो ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक, तो ग्रुप 13 में आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम और नोरियम, ठीक है। हालांकि ये जो परमाणु क्रमांक 104 सॉरी परमाणु क्रमांक 108, परमाणु क्रमांक 109 से लेकर के 118 तक के तत्वों के बारे में, 118 से लेकर के 108 से लेकर के 118, ये जो जितने तत्व हैं ये सभी अभी अभी खोजे गए तत्व हैं, ये सभी बहुत ही नए नए तत्व हैं। तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम केवल टेल्यूरियम तक का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का ही हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कुल 5 तत्व, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम, ये जो तत्व हैं इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। 14वें समूह में होता है, 14वें समूह में होता है कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। 15वें समूह में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। वर्ग 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ध्यान से सुनिएगा तत्वों के नाम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ग्रुप 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। ग्रुप 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। सबके परमाणु क्रमांक भी आप याद रखिएगा, और परमाणु क्रमांक के साथ साथ तत्वों के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रखिएगा। मैंने आपके पढ़ने की सरलता के लिए यहाँ पर मैंने सबके अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। अंतिम जो वर्ग है, 18वां जो वर्ग है, उसमें हम देखें तो उसमें हीलियम से शुरू होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सभी जो तत्व कहलाते हैं वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के तत्व, ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। ये सभी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्वों को हम कहते हैं बी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। इसमें जो 18वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप का कहने का मतलब है ये सबसे जो अंतिम जो वर्ग है, अंतिम वर्ग में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस का कहने का मतलब है कि अक्रिय गैसीय तत्व कहते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं अभी आपको सभी तत्वों के बारे में बताऊंगा कि इन्हें हम अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, ठीक है। पहली कारण तो ये है कि ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी जो तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और गैसीय अवस्था में पाए जाने के साथ साथ ये सभी रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं, ये सभी अक्रिय होते हैं। बहुत ही कम स्थिति में, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन के यौगिक प्राप्त हैं, लेकिन सामान्यतः ये अक्रिय होती हैं, इसलिए इन्हें हम अक्रिय तत्व या अक्रिय गैसीय तत्व भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर बीच में आ जाइए। बीच में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि चौथे आवर्त से लेकर के 7वें आवर्त तक, चौथे आवर्त से 7वें आवर्त तक
और तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ग को हमने कह दिया एस ब्लॉक के तत्व। पहला जो तत्व है उसे हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ये सभी धातुएं होती है। पहले वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय क्षारीय धातुएं, और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं ये कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, वर्ग पहला वर्ग का जो तत्व है वो कहलाता है क्षारीय धातुएं, और दूसरे वर्ग का तत्व कहलाती है क्षारीय मृदा धातुएं। ग्रुप 13 से 18 तक के तत्व होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व देखिए मैंने लिखा है डी ट्रांजिशन सीरीज, ये सभी संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। संक्रमण तत्व हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें भौतिक और रासायनिक गुणों का संक्रमण एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, कैसे होगा वो अभी सब हम आगे देखेंगे भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ते समय। ठीक है, तो ग्रुप थ्री में आता है स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम। ठीक है, ये सभी तत्व आते हैं ग्रुप 3 में। लैंथेनम और एक्टिनियम भी आता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 4 में आता है टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम रदरफोर्डियम, टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम और रदरफोर्डियम। ठीक है, ग्रुप 5 में आता है वेनेडियम नोबियम टेंटेनम। ठीक है, वेनेडियम नोबियम टेंटेलम। ग्रुप 6 में आता है क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने सब में लिख दिया है। ठीक है, ग्रुप 7 में आता है मैग्नीज टेक्नीशियम रेडियम, मैग्नीज टेक्नीशियम रेडियम। ठीक है, ग्रुप 8 में आता है आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम। ठीक है, ग्रुप 9 में आता है कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। ग्रुप 10 में आता है निकिल निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, निकिल निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम। समझ में आया। ग्रुप 11 में आता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ग्रुप 11 में आता है कॉपर सिल्वर गोल्ड। ग्रुप 12 में आता है जिंक कैडमियम मरकरी, ग्रुप 12 में आता है जिंक कैडमियम और मरकरी। ठीक है, तो ये सभी जो तत्व होते हैं समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, ये सभी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में नहीं जाता, बल्कि वो उस बाह्यतम कोष के पहले वाले कोष के डी कक्षक में जाता है। ठीक है, ये कैसे होगा, ये आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते समय आप लोगों ने देखा होगा कि जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष में ना जाकर के वो उससे पहले वाली कक्षा के वो उससे पहले वाले कोष के डी कक्षक में जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर नीचे में भी दो अलग अलग सीरीज हैं। ठीक है, ये जो सीरीज स्टार्ट होता है ये परमाणु क्रमांक 58 लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57, उसके बाद सीरियम परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। ये सभी जो तत्व हैं इन्हें पहला जो सीरीज है वो कहलाता है लैंथेनाइट सीरीज, और दूसरा जो सीरीज है वो कहलाता है एक्टिनाइट सीरीज। तो ये जो दोनों ही सीरीज है इन दोनों ही सीरीज को हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो उप उपांत्य कोश कहने का मतलब है कि पहली अंतिम कक्षा, अंतिम के बाद फिर पहली कक्षा और उसके बाद की फिर दूसरी कक्षा, उप उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा तब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में जाता है। इसलिए इन सभी तत्वों को हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के मध्य में भी संक्रमण श्रेणी का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके आवर्त सारणी का एक सामान्य सा परिचय
कि आवर्त सारणी कैसा होता है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है और इसमें कौन-कौन से तत्व हैं, ठीक है? तो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में अगर हम देखें तो उनमें कुल 1 से लेकर के 18 कुल 18 वर्ग हैं और 1 से लेकर के 7 कुल 7 आवर्त हैं, ठीक है? तो इन जो तत्व हैं, इन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और उन परमाणु क्रमांक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के d कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के पी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है? उसके बाद नीचे में जो दो अलग-अलग श्रेणियां हैं, ये कहलाती हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। इसमें आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो उप उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी कुछ और प्रदान कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं या अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर या कोई परेशानी है? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो तत्व हैं, इस तत्व की मैं आपको कुछ भौतिक और रासायनिक गुण आपको जल्दी से आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्या-क्या भौतिक गुण हैं, क्या-क्या उनके रासायनिक गुण हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम जाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक के तत्व में अगर हम देखें, तो एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं मैंने अभी भी बताया कि जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य बा, 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 बाह्य कोश के एस कक्षक में प्रवेश करता है, उसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है? इसमें जो वर्ग 1 होता है, वर्ग 1 के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय तत्व और वर्ग 1 में होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम और फ्रेंशियम। इन सभी तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय तत्व। और समूह 2 शुरू होता है बेरिलियम से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सभी तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय मृदा तत्व। इसमें कुल 12 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें कुल कितने तत्व हैं? कुल 12 तत्व हैं, ठीक है? इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है NS1 और 2, NS1 और 2, ठीक है? N कहलाता है मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या, ठीक है? NS1 to 2 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इनका एक सामान्य लक्षण ले, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के अगर हम सामान्य लक्षणों को देखें, तो इनमें एक हाइड्रोजन एक अपवाद है, ठीक है? हाइड्रोजन इसलिए अपवाद है क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो विभिन्न श्रेणी के तत्वों के साथ अपनी समानता दर्शाता है, इसलिए उसके कुछ भौतिक और रासायनिक गुण कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम उसे समूह 1 में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है? तो जितने भी गुण बता रहा हूँ उसमें से कुछ गुण हाइड्रोजन से मैच भी करते हैं और कुछ हाइड्रोजन से समानता नहीं भी रखते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन के जो सामान्य सॉरी ये जो ग्रुप 1 के या एस ब्लॉक के तत्व ग्रुप 1 और 2 के सामान्य लक्षणों को अगर हम देखें, तो ये तत्व जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं। कोमल होने का मतलब ये है कि इन्हें हम आसानी से चाकू से या किसी भी चीज से हम इसे आसानी से काट सकते हैं। बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। अब आप कहेंगे कि ये गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? गलनांक का मतलब ये है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वो कहलाता है उसका गलनांक। और क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं उसका क्वथनांक, ठीक है? तो इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक के मान भी बहुत कम होते हैं। पहला लक्षण मैंने बताया कि ये जो तत्व होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व के बारे में ध्यान से देखिए, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए बस। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के पढ़ते तक हम इसके बारे में छोटी सी जानकारी हमको ध्यान में रखनी जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है,
आयनन एंथैल्पी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि यदि कोई सामान्य तत्व है या यदि कोई उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु से यदि हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अथवा एक इलेक्ट्रॉन उसे देना है, कहने का मतलब ये है कि हमें उससे आयनों का निर्माण करना है, ठीक है। तो जो सामान्य परमाणु है या उदासीन परमाणु है, जब वो आयन में परिवर्तित होते हैं तब हमें उसे कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है अथवा वह कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो वो कहलाता है आयनन एंथैल्पी। तो ये जो आयनन एंथैल्पी का मान है ये बहुत ही कम होता है। कम होने का मतलब ये है कि यह आसानी से आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन से आयन का निर्माण करते हैं? तो ये धन आयन का निर्माण बहुत ही आसानी से करते हैं, ठीक है। ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। प्रबल धन विद्युतीय तत्व कहने का मतलब ये है कि यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं इसे हम डिटेल से इसके बारे में जब हम आवर्तीता पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। अभी केवल एक छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूं कि इनके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 या NS2 होता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में केवल एक या दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक या दो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से वह त्याग सकता है, इसलिए वह बिल्कुल ही आसानी से धन आयन का निर्माण करता है और इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व है, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। तीसरा इनका गुण ये होता है कि ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। बहुत अधिक क्रियाशील होने का मतलब ये है कि जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, मतलब यह क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही है ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, इसका मतलब ये बहुत अधिक आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और बहुत ही जल्दी ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। चौथा ये है कि जब ये बहुत अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे, मतलब ये क्या होंगे? प्रबल अपचायक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, मतलब बहुत अधिक क्रियाशील होंगे, मतलब ये बहुत ही प्रबल अपचायक भी होते हैं, ठीक है। ये जो तत्व होते हैं या इनके यौगिक होते हैं, ये जो तत्व हैं अथवा ये यौगिक हैं, जब हम इनका ज्वाला परीक्षण करते हैं तब ये विभिन्न विशेष रंग ये प्रदान करते हैं, ज्वाला को एक विशेष रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के क्लास में हैं, आप लोगों के प्रैक्टिकल सेशन में होगा ज्वाला परीक्षण, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको ज्वाला परीक्षण बताऊंगा कि कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। ज्वाला परीक्षण आप लोगों ने क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब तत्वों को जब ज्वाला में जलाया जाता है तब वो विशेष तत्व जो होते हैं वो विशेष रंग की ज्वाला प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग उस तत्व को पहचानने में किया जाता है, ठीक है। तो ज्वाला परीक्षण होता है कि ये जो तत्व होते हैं अथवा उनके यौगिक जो होते हैं वो ज्वाला परीक्षण के दौरान विशेष रंग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, सोडियम धातु जो है, यदि हम सोडियम धातु का ज्वाला परीक्षण करते हैं तो विशेष सुनहरी पीले रंग की ज्वाला प्रदान करती है, ठीक है। उसकी जो ज्वाला जो होती है वो एक विशेष सुनहरे पीले रंग की होती है, गोल्डन येलो कलर की होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? उन तत्वों को पहचानने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये जो तत्व होते हैं वो आसानी से आयनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं मतलब ये आसानी से आयनों का निर्माण कर सकते हैं। जब ये आसानी से आयनों का निर्माण कर सकते हैं तो ये आयनिक यौगिक भी बहुत ही आसानी से निर्माण करते हैं। इसमें एक अपवाद है बेरिलियम का। यदि हम बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो सभी आसानी से आयनिक यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आया? ये है एस ब्लॉक के तत्व। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व में कि पी ब्लॉक का तत्व क्या होता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक के तत्व को हम उनके तत्वों के जो शुरुआती तत्व हैं, प्रारंभ में जो तत्व हैं, उन तत्व के आधार पर हम उन समूह का नामकरण करते हैं। जैसे कि हम यदि ग्रुप 13 को ले, समूह 13 को ले, तो समूह 13 में मैंने तत्वों के नाम बताया था बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह ग्रुप जो है वो बोरान से शुरू होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बोरॉन परिवार के तत्व। ग्रुप 14 शुरू होता है कार्बन के साथ, तो वो कार्बन परिवार के तत्व से, उसे हम कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं। ग्रुप 15 शुरू होता है नाइट्रोजन से, तो उसे हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। ग्रुप 16 शुरू होता है ऑक्सीजन से, तो उसे हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। ग्रुप 17 शुरू होता है
ग्रुप 17 शुरू होता है फ्लोरीन के साथ, तो उसे हम फ्लोरीन परिवार के तत्व कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं, इसलिए हम इसे हैलोजन समूह भी कहते हैं। ग्रुप 17 के जो तत्व हैं वह सभी क्या होते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लवण बनाने वाले होते हैं। लवण का मतलब होता है साल्ट, साल्ट या लवण, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करके लवण बनता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में लवण के बारे में बहुत डिटेल से एक चैप्टर है उसमें लवण करके, उसको आपने पढ़ा होगा। तो उसमें ये जो ग्रुप 17 के जो तत्व हैं वो आसानी से लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो यह जो तत्व, यह जो पूरा ग्रुप कहलाता है, यह हैलोजन कहलाता है। लास्ट में जो बचता है समूह 18 के, उसे हम कहते हैं उत्कृष्ट या अक्रिय गैस परिवार। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस परिवार, क्योंकि इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अक्रिय या उत्कृष्ट गैस परिवार। ये गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे गैसीय तत्व भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब हम इस तत्व के कुछ भौतिक या सामान्य लक्षणों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पी ब्लॉक जो होता है वो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP126 NH2NP126। ठीक है, NH2NP126 ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे कि देखिए मैंने बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 2H2 2P1 अर्थात NH2NP1, वो पी कक्षक भरते जाता है 2 3 4 5 और जाकर के नियॉन में पूरी तरीके से भर जाता है 2H2 2P6। तो मैंने वही कह दिया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP126। अब यदि हम इनका सामान्य लक्षण लें, तो सामान्य लक्षण में अगर हम देखें तो ये जो तत्व हैं इसमें धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों ही इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे कि धातुओं के बारे में अगर आप देखें तो ये देखिए जिन तत्वों को मैंने यहाँ पर नीले रंगों में लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी धातु कहलाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। उसके पश्चात जी देखिए ये मैंने कुछ ऑरेंज कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सभी जो तत्व होते हैं ये सभी उपधातु होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ऊपर के जो तत्व हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम और आयोडीन, ये सभी अधातु होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो सीरीज जो होता है या ये जो पी ब्लॉक का जो तत्व होता है, इसमें धातु भी होते हैं, इसमें अधातु भी होते हैं और इसमें उपधातु भी होती है। ठीक है, लेकिन इनमें अधातुओं की संख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है, अधातुओं की संख्या इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही उच्च होती है। आयनन एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया था कि उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना या उसको एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, उसको आयनों में परिवर्तित करना। उस आयनों में परिवर्तित करने के लिए या तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर या उस परमाणु से ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि एस ब्लॉक में मैंने बताया था कि आयनन एंथैल्पी बहुत ही कम होता है, उसके विपरीत पी ब्लॉक के तत्वों में आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, इसकी जो आवर्तिता है वो हम आवर्ती गुण में हम पढ़ेंगे कि आवर्तिता कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, ये जो यौगिक होते हैं या ये जो तत्व जो होते हैं ये आसानी से सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। सहसंयोजी यौगिक के बारे में आपने डिटेल से क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कैसे होता है, कि परमाणुओं के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये जो तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वो बहुत ही आसानी से सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो तत्व होते हैं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन तत्व की बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। जैसे कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये जो तत्व है पी ब्लॉक के तत्व हैं बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 +5 तक +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बहुत ही अधिक भिन्नता पाई जाती है
पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बहुत ही अधिक भिन्नता पाई जाती है। ये जो तत्व होते हैं वो स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ये स्वतः से अपचयित हो जाते हैं, अर्थात ये स्वयं से ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। ये जो तत्व होते हैं वो स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं, द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैसीय अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी सामान्य इनके लक्षण की पी ब्लॉक के तत्व किस तरीके से व्यवहार दर्शाते हैं। उसके बाद आता है डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ परेशानी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। समझ में आपको आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डी ब्लॉक के तत्व। अब ये डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक के तत्व, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व को हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, एस और पी में बाहरी कक्षा के पी कक्षक में प्रवेश करता है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कोश के डी कक्षक में नहीं जाता, बल्कि उस बाहरी कोश के अंदर वाले कोश के डी कक्षक में जाता है। इसीलिए मैंने कहा उपांत्य कोश के डी कक्षक में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns2 ns1 to 2। देखिए जैसे कि मैंने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 3d1 3d1 4s2। 3d1 का मैं कहने का मतलब है कि वो चौथी कक्षा तो है उसमें, लेकिन वो चौथी कक्षा के डी कोष में ना जाकर के तीसरी कक्षा के डी कोष में जाता है। क्यों जाता है ये हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है कि डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, एस कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, सॉरी एस कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गए, उसके बाद वो 3d में गए। ठीक है, तो 3d1 4s2 मतलब n-1 to 10, अर्थात ये डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, इसलिए 1 से शुरू होकर के जिंक तक 10 इलेक्ट्रॉन के भरते तक जाते हैं और ns का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 या 2, जैसे कि स्कैंडियम में आप देख रहे होंगे 4s2 लिखा है। लेकिन जब आप क्रोमियम में जाते हैं तो क्रोमियम में देखिए मैंने क्या लिखा है 3d5 4s1, और कॉपर में देखिए मैंने क्या लिखा है 3d10 4s1। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो ये भी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अथवा अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कोश जो होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो तत्व होते हैं इनके सामान्य विन्यास क्या क्या होते हैं या इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं इन संक्रमण तत्वों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये जो संक्रमण तत्व हैं इन श्रेणियों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी आप देखिए चौथा आवर्त कहां से शुरू होता है, ये यहाँ से चौथा आवर्त शुरू होता है। तो चौथे आवर्त में क्या आता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व ये कहलाते हैं, ये जो निर्माण करते हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का निर्माण करते हैं। दूसरी संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है 5वें आवर्त से। तत्व शुरू होता है इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। इट्रियम का परमाणु क्रमांक होता है 39 और कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है 48। तो परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के तत्व ये निर्माण करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी का। तृतीय संक्रमण श्रेणी ये शुरू होता है 6वें आवर्त में लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक। लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57, उसके बाद शुरू होता है हाफनियम। लैंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, ये आता है अंतर संक्रमण श्रेणी या एफ ब्लॉक के तत्व। ये एफ ब्लॉक के तत्व में हम इसको पढ़ेंगे। डी ब्लॉक का तत्व शुरू होता है परमाणु क्रमांक 57
लैंथेनम से लेकर के परमाणु क्रमांक 72, हाफनियम से लेकर के मरकरी परमाणु क्रमांक 80 तक के तत्व। उसके बाद आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ये शुरू होता है 7वें आवर्त में। ये शुरू होता है एक्टिनियम से लेकर के, एक्टिनियम रदरफोर्डियम परमाणु क्रमांक 104 से लेकर के कॉपरनीशियम परमाणु क्रमांक 112 CN। ठीक है, यहां तक के जो तत्व होते हैं ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का निर्माण करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी चौथा जो आवर्त है वह 3D कक्षक से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं। उसमें 3D कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है 1 से लेकर के 10 तक। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो होता है एट्रियम से कैडमियम तक, इसमें 4D कक्षक भरे जाते हैं, 4D 1 से लेकर के 10 तक। तृतीय संक्रमण श्रेणी जो लैंथेनम से मरकरी तक जाता है, इसमें 5D कक्षक भरा जाता है, 5D। ठीक है, 5D कक्षक 1 से लेकर के 10 तक भरा जाता है। सातवां जो आवर्त है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपरनीशियम तक, इसमें 6D कक्षक 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां बनती हैं। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पर सामान्य लक्षण अगर हम देखें, जो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण अगर हम देखें, तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह बहुत ही उच्च होता है। डी ब्लॉक के तत्व उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले तत्व होते हैं। गलनांक और क्वथनांक मैंने अभी भी बताया। गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप लोगों के चैप्टर में है। इसे हम डिटेल से इसको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। थर्ड पेपर है आप लोगों का भौतिक रसायन, उस थर्ड पेपर में हम इसको डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला लक्षण मैंने बताया था कि ये जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह बहुत ही उच्च होते हैं। इनमें अधिकांश धातुएं होती हैं, ये सभी लगभग धातुएं ही होती हैं। ठीक है, तीसरे वर्ग से अगर हम 12वें वर्ग तक देखें तो ये सभी जो तत्व होते हैं ये सभी धातुएं होती हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। ये जो तत्व होती हैं ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। इनके जो तत्व होते हैं ये जो भी यौगिक का निर्माण करेंगे, ये किसी भी प्रकार के यौगिक का यदि निर्माण करते हैं तो उनके जो यौगिक होते हैं उनके विशेष रंग होते हैं, ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा उपसहसंयोजक यौगिक। क्लास 12th में एक चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक। जो ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिकों का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें जो अधिकतर संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग को या तो बढ़ा देता है या तो उसके वेग को कम कर देता है। वेग का कहने का मतलब है कि अभिक्रिया की दर को या तो वो बढ़ा देगा या फिर उसको कम कर देगा, लेकिन स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक रसायन में उत्प्रेरक का भी एक चैप्टर है। वैसे आप लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में क्लास 11th या क्लास 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होती है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या तो कम कर देता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है, अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। तो ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सामान्यतया विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। ये -1, -2, -3 से -3, -4 से लेकर के +7 तक की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, और यही कारण है कि ये विभिन्न प्रकार के उपसहसंयोजक यौगिकों का भी निर्माण
निर्माण आसानी से कर लेते हैं। ये जो यौगिक होते हैं वो सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय कहने का मतलब ये है कि अनुचुंबकीय वे तत्व होते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थों का मुख्य लक्षण क्या होता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ये सामान्यतः अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। उसके बाद हम आते हैं नीचे एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि डी ब्लॉक के तत्व में परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम, लैंथेनम के बाद परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक, ये कहलाता है प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी या जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट श्रेणी। ठीक है, इसे लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। उसी प्रकार जब आप 7वें आवर्त में देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 89, परमाणु क्रमांक 79, 89 के बाद परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, परमाणु क्रमांक 103, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, यहाँ तक के तत्व जो होते हैं ये कहलाते हैं एक्टिनेट या द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एक्टिनेट और ऊपर वाली जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं लैंथेनाइट। तो लैंथेनाइट और एक्टिनेट का निर्माण करते हैं। इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उप उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, अंतिम कक्षक के बाद उसके पहले वाली कक्षा और उसके भी पहले वाली कक्षा, उसे हम कहते हैं उप उपांत्य कोश। उस उप उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, समझ में आया इसे हमने एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहा, क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2f 1 से लेकर के 14, n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1, NH2 होता है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। उपांत्य कोश का होता है n-1 d 0 to 1, या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। ठीक है, और उप उपांत्य कोश n-2 हो गया उप उपांत्य कोश F1 से लेकर के कहां तक भरते हैं, वो पूरे 14 इलेक्ट्रॉनों के भरते तक जाते हैं, इसलिए इसमें कुल 14 तत्व होते हैं। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं इनके यदि हम सामान्य लक्षणों के बारे में देखें, एफ ब्लॉक के तत्व के सामान्य लक्षण के बारे में देखें तो पहली जो श्रेणी होती है वो होती है लैंथेनाइट श्रेणी, दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनेट श्रेणी। इन दोनों ही तत्वों को हम क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जो तत्व होती है ये सभी भारी धातुएं होती हैं, सभी जो तत्व होती हैं वो धातुएं कहलाती हैं, और धातुओं में ये सभी भारी धातुएं होती हैं अर्थात हैवी मेटल्स होते हैं। ये सभी तत्व क्या होती हैं, भारी धातुएं होती हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत अधिक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं यह भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये भी बहुत सारे वेरिएशन में ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये भी -4 से लेकर के +7 +8 +11 तक की ऑक्सीकरण अवस्था भी ये प्रदर्शित करते हैं। इनके जो जलीय विलयन होते हैं, ये जो तत्व होते हैं इनके जो जलीय विलयन होते हैं वो विशेष रंग प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये रंगीन होते हैं। ठीक है, इन जो तत्वों के जलीय विलयन होते हैं संक्रमण एफ ब्लॉक के तत्व के जो जलीय विलयन होते हैं ये सभी रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के समान ये भी कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिकों का फॉर्मेशन करते हैं, उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी संकुल लवण का ही निर्माण करते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो तत्व होते हैं अधिकांशतः रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये रेडियो सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो कुछ विकिरणों का स्वतः ही उत्सर्जन करने लगते हैं। यदि इन विकिरणों को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इनका अलग अलग विक्षेपण प्रदर्शित होता है, जिसके आधार पर हम इसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण कहते हैं। मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया था अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण के बारे में। ठीक है, तो ये सभी जो तत्व होते हैं ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए जो यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व होते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं।
ये सभी क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनियम होते हैं और ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, इनकी अभिक्रिया को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया आपके क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, इन नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा ही ये सभी तत्व यूरेनियम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं, उसे हम ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये तो हो गया आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में तत्वों की व्यवस्थाएं और उन तत्वों का अलग अलग वर्गीकरण, और उन वर्गीकरण के आधार पर उन सभी तत्वों के अलग अलग लक्षण। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आवर्त सारणी का दीर्घ रूप समझ में आया? ठीक है, अब हम आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे तत्वों के विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण, आवर्ती गुण, जो आवर्त में अपने आप को दोहराते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये जो क्लास थी, इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको आवर्त नियम पढ़ाया था। आवर्त नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में यदि व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी कि जिसका कम परमाणु क्रमांक है वो पहले और जिसका अधिक परमाणु क्रमांक है वो बाद में, यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें, तब क्या होती है? उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में वह पुनरावृत्ति प्रदर्शित होती है, अर्थात वे भौतिक और रासायनिक गुण को फिर से प्रदर्शित करने लगते हैं पहले वाले तत्व के समान में। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में आवर्तीता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी आवर्ती गुणों के बारे में हम अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास जब भी होगी, यदि कल होती है तो कल हम पढ़ाएंगे, यदि सोमवार को होती है तो सोमवार को हम इसके बारे में डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास ये केवल इसकी एक तरीके से समझना चाहिए इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है, तो इसी जानकारी को आप ध्यान में रखिएगा, और जब हम आवर्ती गुण पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये भौतिक और रासायनिक गुण आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं या फिर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तब ये गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी को कोई परेशानी हो या कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑडियो रिप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो क्लास है अटेंडेंस बहुत ही कम होता जा रहा है। अटेंडेंस बहुत ही कम है। या तो बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि जिनको जानकारी नहीं है उनको आप जानकारी देने का प्रयास करें। ठीक है, आपके आसपास जो भी बच्चे होंगे, अगर वो कॉलेज में एडमिशन ले लिए होंगे तो उन्हें आप कहिए कि ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, जो भी साधन है उनके पास, उससे वो कनेक्ट होकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि परेशानी से भागना इसका कोई हल नहीं है। परेशानी से भागने से वह परेशानी दूर नहीं हो सकती, आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप उस परेशानी का सामना करेंगे तब आपको उसके निराकरण से कुछ संबंधित उपाय आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि मैं हर क्लास में आपसे पूछता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो आप उसको शेयर करिए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो एक साथ प्रयास से ही दूर होगी। ठीक है, तो परेशानी से दूर भागना किसी परेशानी का हल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे, आयनिक त्रिज्या पढ़ेंगे, आयनन विभव पढ़ेंगे।
ठीक है। ये सभी जो विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण हैं, उन भौतिक गुणों की आवर्तता के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। आवर्त में और वर्ग में वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, उसकी वेरिएशन किस प्रकार से होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए और घर में रह करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। ठीक है, ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।